गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, वेक्टर के हम लोग नेक्स्ट क्लास में चल रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बता दिया था। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताने के साथ ही साथ आप लोगों को हमने एडिशन ऑफ वेक्टर सिखा दिया था। एडिशन के तीन आप लोगों को मेथड बताया था। फर्स्ट मेथड था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड मेथड था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और थर्ड था आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, आज मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। बट मैं उस टॉपिक से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। न्यूमेरिकल्स भी कुछ हमने कराया था आप लोगों को, बट और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वेक्टर के जो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा, नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, तब आप उस न्यूमेरिकल्स को और अच्छे लेवल्स के न्यूमेरिकल्स को क्या कर पाओगे। और ध्यान एक चीज़ और देना कि जैसे जैसे टॉपिक खत्म हो रहा है, लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर का एक और बचेगा आज के लेक्चर के बाद, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। उसमें 2 क्लासेस मैं लूँगा, तो ध्यान देना। वेक्टर टॉपिक खत्म करने के बाद मैं कम से कम 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चंस का असाइनमेंट विथ अकॉर्डिंगली सर के थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू आपके पास जाएगा। उसको आप सॉल्व कीजिएगा और उसके डाउट्स हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेक्टर के हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो बेटा, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग वेक्टर को विजुलाइज करते हैं, समझते हैं एक्चुअल में है क्या। अब देखिए, वेक्टर का मतलब अगर मैं सिंपली कहूं कि व्हाट डू मीन बाय वेक्टर, वेक्टर आप किसे कहोगे। तो देखो, एक कोई भी एरो हो, एक कोई भी लाइन सेगमेंट हो और उस लाइन सेगमेंट में ध्यान दीजिएगा, अगर एक लाइन सेगमेंट हो और उस लाइन सेगमेंट में अगर मैं क्या करूं, एक एरो लगा दूं इस तरह से, तो क्या मैं इसे वेक्टर कह सकता हूं और कहूं कि एरो ये जो है, दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ये जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आपका ये जो लाइन है इस लाइन का मैग्नीट्यूड, यानी एमएजी का मतलब आप लोग समझते हो, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो ध्यान दीजिए, फिर से मेरी बात पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। तो देखो तो बेटा, मैग्नीट्यूड भी आ गया वेक्टर का और डायरेक्शन भी, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी आ गया, तो हम इसे वेक्टर कह सकते हैं। इसका मतलब कोई भी जो लाइन होती है जिसमें कि अगर एक एरो लगा हुआ हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं, वेक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, वेक्टर कह सकते हैं। तो एक एक करके हम पॉइंट्स को लिखते जाएंगे और उनको सबसे पहले हम समझाते जाएंगे। कोई भी वेक्टर का मतलब एक एरो होता है, ठीक है। सिंपली अगर आप समझो तो किसी भी वेक्टर का मतलब क्या होगा, एक एरो होगा। जैसे मान लो कि हम लोग इस लाइन को ले लिए, ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट में अगर मैं एरो लगा दूं और बोलूं कि एरो हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इस कुछ लाइन सेगमेंट की मैग्नीट्यूड होगी और ये एरो क्या शो कर रहा है, आपका डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया, तो क्या कहोगे आप उसे, वेक्टर कहोगे। तो एक सिंपल सी बातें बिल्कुल आज बताऊंगा, उन सभी को नोट भी करते जाएंगे आप। तो चलिए देखिए, हम लोग नोट करते हैं। अगर ये आप लोग एग्जाम्पल नोट करना चाहो तो नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, वेक्टर मीन्स एन एरो। ठीक है बच्चों, वेक्टर का मतलब एक एरो, और एरो क्या शो करता रहेगा, डायरेक्शन शो करता रहेगा। देखिए, डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए एरो जिधर भी लगा रहेगा वही डायरेक्शन
वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, आपके वेक्टर की हो जाएगी। जो लाइन सेगमेंट की मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगी बच्चों। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखो मैग्नीट्यूड क्या शो करता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैग्नीट्यूड सेकंड पॉइंट में, यानी लेंथ ऑफ एरो क्या शो करता है बेटे, मैग्नीट्यूड शो करता है। यानी दूसरे पॉइंट में हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड, एमएजी का मतलब समझ जाएंगे, मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मीन्स लेंथ ऑफ एरो। जो भी आपको एरो दी गया है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा। और इसी में एक और बात भी मैं बता देता हूं, एंड एरो इंडिकेट डायरेक्शन, और एरो क्या शो करती है, डायरेक्शन। एग्जांपल समझिए बच्चों, देखो मान लो ये एक एरो है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, मान लीजिए कि ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं, कुछ भी आप ले लो, ए ले लेते हैं, और यहाँ पे एरो है उसको बोल देते हैं बी, ठीक है। आप लोग ये भी जानते हो कि जहां पे इनिशियल पॉइंट जो होता है ए, उसे क्या बोलते हैं, टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं। जहां पे उसका फाइनल पॉइंट होता है, इट मींस टर्मिनल पॉइंट जो बी है, उसे क्या बोलते हैं, जहां पे एरो लगा होता है उसे बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जितनी भी मैग्नीट्यूड होगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एरो जितना भी होगा वही क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा बच्चों, वही क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और दूसरी बात, एरो जिधर भी शो कर, जैसे यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट शो कर रहा है, सॉरी टुवर्ड्स राइट शो कर रहा है, या टुवर्ड्स आपको मैंने डायरेक्शन बताया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट शो कर रहा है आपका एरो, तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो गया, टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये जो एरो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। बात समझ में आया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर इस एरो को लेते हैं तो इस एरो की मैग्नीट्यूड क्या शो करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर शो करेगा, और ये जो एरो साइन शो कर रहा है वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आया। जो हमने पिछला बताया था आपको कॉन्सेप्ट्स, उसी में इसको रिलेट करते जाना बेटा, क्योंकि डायरेक्ट आप जब एप्लीकेशन यूज करोगे न्यूमेरिकल्स में, उसके लिए ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट में। अब एक बात सोचो बेटा, हमने कहा कि वेक्टर क्या है, एक एरो है। एक एरो की, किसी भी एक एरो की क्या मैग्नीट्यूड नेगेटिव में हो सकती है, पॉसिबल है? खुद से एक बार सोचिए, ध्यान दीजिए और सोचिए कि क्या किसी भी एरो की मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकता। किसी भी एरो की मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता। मान लो कि अभी मैं कहता हूं कि इस एरो का ए बी की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, 10 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं थोड़ा मैंने मिटा दिया, इतना हमने मिटा दिया, तो अभी कितना हो गया, हो सकता है 8 सेंटीमीटर हो जाए। 10 से घट करके कितना हो जाए, 8 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है भाई, और मिटा दो, और मिटा दीजिए। अभी कितना बचा, हो सकता है 5 सेंटीमीटर बच गया हो, और मिटा दो, बिल्कुल छोटा कर दीजिए, पॉइंट साइज का कर दो, बिल्कुल उस एरो को बिल्कुल क्या कर दो, एक पॉइंट साइज में कर दो। तो क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरो कितना हो गया, 0 हो गया। क्या अब इसके बाद आप इसे निगेटिव में ले जा सकते हो? नहीं। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एरो अगर निगेटिव में नहीं होती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निगेटिव में नहीं होगा। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कभी भी निगेटिव में नहीं होता। हाँ, अगर ध्यान देना, एक और चीज को रिलेट कर रहा हूं यहां पे बच्चों। देखो, अगर मान लो कि कोई वेक्टर दिया गया है, कोई भी वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ओके।
अब कहेंगे कि इसी का आप निगेटिव वेक्टर लिखिए, तो निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड अभी भी कितनी है 10 सेंटीमीटर की, देखो इसकी भी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, इसकी भी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं -a वेक्टर लिख सकता हूं। अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए लेकिन मैग्नीट्यूड कोई भी निगेटिव वेक्टर अगर हो तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी रिस्पेक्टिव वेक्टर के रिस्पेक्ट में अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं अच्छे से और समझाऊंगा निगेटिव वेक्टर के बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझो कि किसी भी एरो, कोई भी एरो की मैग्नीट्यूड क्या निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इट मींस टू से दैट मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ एरो कितना है, 0, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कितना हो गया, 0। हाँ, निगेटिव वैल्यू ऑफ एरो का कोई मतलब नहीं होता ही नहीं है वो, तो उसी तरह से वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड निगेटिव में नहीं होती बच्चों। तो इस पॉइंट को हम लोग थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं और इसको अच्छे से समझेंगे जरा। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, मिनिमम लेंथ ऑफ वेक्टर बी 0 बट या मिनिमम लेंथ ऑफ वेक्टर बी 0। फोर्थ पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसका रीजन मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। देखो, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा है बेटा, वेक्टर मींस एन एरो। वेक्टर का मतलब एक एरो है। तो देखो हम लोग यहां पे समझते हैं, कोई भी एरो अगर मैं ले लेता हूं, मान लो यही एक और एरो ले लिया, तो इस एरो की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हम इस एरो को देखो घटा रहे हैं, मान लो पहले 10 था, 8 हो गया, 8 से और घटा दिया 5 हो गया, 5 से और घटा दिया 3 हो गया, 3 से और घटा दिया 2 हो गया, और घटाते घटाते बिल्कुल पॉइंट साइज का हम करते हैं तो क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरो कितना हो गया भाई, 0, और यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। बट निगेटिव वैल्यू ऑफ एरो होता ही नहीं है, तो निगेटिव वैल्यू ऑफ एरो अगर नहीं होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निगेटिव में नहीं होगा। बात समझ में आया। एरो के रिस्पेक्ट में आप कोरिलेट करो, इसको कोरिलेट करके समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं दोबारा एक बार समझा रहा हूं कि वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, एरो होता है। तो एक एरो की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। एक एरो की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो एक वेक्टर की भी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, जो कि मैंने आपको लिख करके यहाँ पे बताया है। चौथी बात क्या है कि किसी भी एरो की मैग्नीट्यूड निगेटिव में नहीं हो सकता। निगेटिव में कोई वैल्यू का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होता है। एरो का एक निगेटिव वैल्यू हम बताएं आपको तो कोई उसका मतलब नहीं होता है, कोई उसकी साइंटिफिक मीनिंग नहीं होती है। समझ में आ रहा है। अगर उसकी कोई साइंटिफिक मीनिंग नहीं होती है तो वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निगेटिव नहीं हो सकता, उसका भी कोई साइंटिफिक मीनिंग नहीं है। समझ में आया बात। यानी जैसे कि किसी भी एरो की मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई साइंटिफिक मीनिंग नहीं है। उसी तरह से एक वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो यहां तक तो भाई सारा का सारा एरो के बारे में कितना हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कुछ भी ले सकते हो। 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हम समझ गए और निगेटिव में हमारा वेक्टर नहीं होता। इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, मेंस में क्वेश्चन इस पर घुमा करके पूछा गया था। ठीक है, इसलिए ये बात बताया। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो कि मैंने क्या किया था, आप लोगों को कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर तो बता दिया था, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने अभी नहीं बताया था। आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले, और बिल्कुल समझते हुए चलेंगे।
देखो हम लोग पैरेलल वेक्टर के बारे में एक और बात रिकॉल करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो समझो इक्वल वेक्टर क्या होता है, मैं बता चुका हूं, फिर भी इसको बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आगे के टॉपिक को मैं रिलेट करूं तो आप समझ पाओ। इक्वल वेक्टर क्या होता है बेटे? द वेक्टर whose magnitude is equal and also direction is equal, then these vector are known as इक्वल वेक्टर। वो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए या इक्वल हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं समझा रहा हूं, इसको लिखा चुका हूं। मान लो जो कि अगर एक वेक्टर मैं ले लिया ये, ठीक है, एक एरो लिया, उसी एरो को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। मान लीजिए कि इसकी मैग्नीट्यूड में कितना ले लिया, 8 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब मान लो कि कोई दूसरा वेक्टर भी हमने लिया, सेम डायरेक्शन, देखो एरो शो कर रहा है ना, दोनों का एरो एक ही डायरेक्शन में शो कर रहा है, किधर शो कर रहा है, टुवर्ड्स डायरेक्शन के लिए। देखो मैं फिर से, कोई बच्चा अगर नया हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, टुवर्ड्स क्या है, ईस्ट है। दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन किधर है, बोथ वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, यानी डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर इज टुवर्ड्स ईस्ट। बात समझ में आया? सेकंड वाले वेक्टर का भी अगर मैग्नीट्यूड 8 सेंटीमीटर हो जाए तो दोनों इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे बच्चों। इतनी बात समझ में आया कि अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो जाए दो वेक्टर्स का, तो हम उन दोनों वेक्टर्स को क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। ये बात हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में लिखा रखा है, समझा रखा है। अब थोड़ा सा जो नया हम लोग को सीखना है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर। क्या है बच्चों, पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, पैरेलल वेक्टर। देखिए पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, कोई भी दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो बट सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हों, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, मैग्नीट्यूड उनका कुछ भी होगा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। जैसे कि कोई भी दो वेक्टर्स ले, एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल डायग्राम वाइज भी समझेंगे और उसको थ्योरेटिकली लिखेंगे भी। देखो अगर मान लो कि एक वेक्टर मैंने ये लिया, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, नामकरण मैंने सिखाया था, आज उसके एक दो और मेथड भी बताऊंगा। मान लो कि ये वेक्टर है, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर हम क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, तो उसे वेक्टर कहते हैं। मान लो ये ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। दूसरा एक और वेक्टर हम लेते हैं, बी वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया, बट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर दोनों का सेम है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर सेम। दोनों ही वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, सेम है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। तो हम ऐसे टाइप्स के वेक्टर को क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर कहेंगे बेटे। इसका एक और एग्जांपल यहां पे मैं समझा रहा हूं, समझिए। मान लीजिए कि दो वेक्टर्स मैं लेता हूं, एक वेक्टर x ले लिया इस तरह से, कुछ मैग्नीट्यूड मान लीजिए, इस x का मैग्नीट्यूड कितना है, 15 सेंटीमीटर, और कोई एक y वेक्टर ले लिया, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों की डायरेक्शन किधर है, दोनों की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है बच्चों, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गया, बट मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ऐसे टाइप्स के वेक्टर को क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखो इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में डिफरेंस क्या है। इक्वल वेक्टर में क्या है कि डायरेक्शन भी दोनों वेक्टर का सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट पैरेलल वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है,
ठीक है। इसलिए जितने भी इक्वल वेक्टर है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, ट्रू फॉल्स में आ जाता है या असर्शन रीजन में क्वेश्चन इसके आते हैं बेटे। क्या किया जाएगा कि ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। हाँ जी बात, बिल्कुल सही बात है, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, बिकॉज देखो सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ही तो सेम होना चाहिए पैरेलल वेक्टर के लिए। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो इक्वल वेक्टर भी है और पैरेलल वेक्टर भी है। लेकिन अगर यहीं पे स्टेटमेंट ये दे दिया है कि ऑल पैरेलल वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, नो, क्यों नहीं? क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल वेक्टर वो नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड अलग हो जाए फिर भी डायरेक्शन सेम है तो हम उसे इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? कि भाई जब दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो जाए और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, आप लोग अपने दिमाग में रखोगे या कहीं नोट कर लो। ऑल इक्वल वेक्टर आर आल्सो पैरेलल वेक्टर, बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। ठीक है, या मैं नोट कर दूंगा। तो पैरेलल वेक्टर की सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन बता देता हूं। वेक्टर्स शुड हैव सेम डायरेक्शन, but different magnitude। ये अपनी कॉपी में आप लोग लिख लोगे बच्चों। देखिए सेम डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन है, ए और बी वेक्टर का टुवर्ड्स ईस्ट, बट मैग्नीट्यूड की एक का कितना 12 है, दूसरे का कितना है 7 है। यहां पे ध्यान दीजिए तो एक्स वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, वाई वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, बट मैग्नीट्यूड एक का 5 है और एक का 15 है। तो पैरेलल वेक्टर जितने भी होते हैं उन सभी के डायरेक्शन तो सेम होते हैं बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है। और एक छोटी सी बात जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या है, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। ये नोट करके आप लोग लिखोगे, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। सभी दुनिया के इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं बच्चों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन, इक्वल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। अगर आप ऐसा सोचो कि ये अगर दो इक्वल वेक्टर है, ठीक है, कोई भी u ले लो वेक्टर और v ले लो, u v वेक्टर इक्वल वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन तो ये पक्की बात है ना कि दोनों की सेम होगी, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड से हमें लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट डायरेक्शन तो सेम आ गया। तो जितने भी पैरेलल इक्वल वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। ऑल इक्वल वेक्टर्स शुड बी, या कुछ भी इंग्लिश में उतना बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखा है, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है। बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मान लो अगर v वेक्टर को ही मैं ले लूं तो देखो u की मैग्नीट्यूड मान लेता हूं कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो v की मैग्नीट्यूड कितना मैं ले लूं, 10 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे? नहीं होंगे। डायरेक्शन तो सेम हो गया, एक साथ पूरा किया, लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो इसी वजह से मैं दूसरा पॉइंट में इसी में लिख देता हूं, बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। सभी जितने भी पैरेलल वेक्टर हैं वो इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। आज हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। एंटी का मतलब क्या होता है? उल्टा। एंटी का मतलब क्या होता है? उल्टा।
और पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटे, वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट। एंटी का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड। पहले इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझो फिर इसको लिखना। मान लो एग्जांपल याद दे रहा हूं, मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं बेटे, मान लीजिए एक ए वेक्टर है, क्लियर हुआ, उसकी मैग्नीट्यूड कुछ 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हो गया, उसकी मैग्नीट्यूड ले लीजिए 15 सेंटीमीटर। देखो इन दोनों वेक्टर ए बी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे टाइप्स के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। देखो एक वेक्टर ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन है बी वेक्टर का और मैग्नीट्यूड भी क्या है, अपोजिट है। तो इस टाइप्स के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल कहते हैं। याद रखना हमेशा ए के अपोजिट होना चाहिए बी को, ऐसा नहीं कि देखो ये ए वेक्टर हो गया कितना भाई 10 सेंटीमीटर और ये बी वेक्टर और ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो आप ए और बी के डायरेक्शन तो अभी भी अलग अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, तो एंटी पैरेलल कहोगे नहीं। क्या होना चाहिए, ये बात ध्यान रखोगे कि डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होनी चाहिए, यानी ए के अपोजिट बी का डायरेक्शन होना चाहिए। तब हम क्या कह सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं बच्चों। तो देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लो। वेक्टर्स should be in opposite direction, opposite direction, vectors जिनके opposite direction हो, vectors should be in opposite direction and different magnitude ऑफ वेक्टर जिनके की अपोजिट डायरेक्शन हो और अलग अलग डिफरेंट मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों के डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, एक का 10 है तो दूसरे का 15 है, यानी अनइक्वल। मान लो एक का 15 है तो दूसरे का 10 हो जाए, यानी डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, सेम मैग्नीट्यूड ना हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो ऐसे टाइप के वेक्टर को क्या कहेंगे हम लोग, एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे बच्चों। यहां तक तो बात आपको समझ आ गई, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर के बारे में बात करने, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट हर जगह पे आएगा और इसको मैं फिजिक्स के साथ भी जोड़ करके आपको बताऊंगा। जीरो वेक्टर या इसी को बोलते हैं, और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं नल वेक्टर। आप लोग बुक में अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, ठीक है। क्या होता है बच्चों, देखो नल या जीरो दोनों का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाना। क्या हो जाना, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाना। ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए और उसकी डायरेक्शन बहुत सारे हो जाए, तो उन सभी वेक्टर्स को क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये पहले मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत सारे बच्चों को पजल करता है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्या मैं कह रहा हूं, कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाए, इनडिटरमिनेंट हो जाए, आर्बिट्री हो जाए, तो उस टाइप्स के वेक्टर को क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब समझो, मैं समझाता हूं। देखो मान लो कि एक एरो को हम लोग क्या कहते हैं, एक वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक वेक्टर कहते हैं। अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे इसे नल वेक्टर, इस वेक्टर को नल वेक्टर बनाना है, तो मैं कहूंगा कि ठीक है, इसकी बेटे मैग्नीट्यूड क्या कर, खत्म कर दो। तो इसका मतलब ये पॉइंट बनाएगा, क्या करेगा, फिर से दोबारा से समझो इसको। मान लो कि एक बच्चा बोलता है कि सर ये जो वेक्टर आपको दिया गया है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, इसको नल वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो नल वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इस एरो, ये जो एरो की मैग्नीट्यूड होगी वही तो
मैग्नीट्यूड शो कर रहा होगा वेक्टर का, तो मैं कहूंगा कि इसकी मैग्नीट्यूड को खत्म कर दीजिए। एक पॉइंट के फॉर्म में आ गया। फर्स्ट स्टूडेंट बोला कि सर इसका डायरेक्शन जिधर इसका एरो शो कर रहा था उधर ही होगा, मतलब टुवर्ड्स ईस्ट। बट दूसरा बच्चा है, बोला कि सर यहाँ पे हम एक वेक्टर खींचना चाहते हैं इस तरह से और इसको नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं बोला कर दो भाई, मैग्नीट्यूड अपना आप क्या कर दो, 0 कर दो, तो वहां पे फिर से पॉइंट कन्वर्ट। तो दूसरे स्टूडेंट के थ्रू डायरेक्शन क्या आ गई, टुवर्ड्स वेस्ट। तीसरा बच्चा आया करके क्या कहता है कि सर हमको ये जो वर्टिकली अपवर्ड वेक्टर है इसको नल वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला ठीक है कर लो। तो मैं बोला कि ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना कर दो, इस एरो का 0 कर दो। तो उसके हिसाब से जिधर एरो डायरेक्शन शो कर रहा होगा वही इस नल वेक्टर का डायरेक्शन हो, देखो अपवर्ड हो गया। तब तो चौथा बच्चा आया, वो वर्टिकली डाउनवर्ड शो किया। पांचवा बच्चा आया, कुछ इंक्लाइंड शो किया। छठा आया, कुछ और शो किया। तो इसके बहुत सारे डायरेक्शन हो गए ना। अब देखो इस पॉइंट के बहुत सारे डायरेक्शन हो गए, ये भी टुवर्ड्स ईस्ट पॉसिबल है, टुवर्ड्स वेस्ट पॉसिबल है, टुवर्ड्स नॉर्थ पॉसिबल है, टुवर्ड्स साउथ पॉसिबल है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बहुत सारी हो गई। कैसी हो गई, बहुत सारी हो गई। तो देखो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 जरूर होता है, बट डायरेक्शन उसकी होती है। और वो डायरेक्शन कैसी होती है, इनडिटरमिनेट। जितने मुंह उतने बात, मतलब समझ रहे हो। जितने बच्चों के, जैसे मान लो एक बच्चे का एरो किधर शो कर रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसके हिसाब से नल वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो गई, टुवर्ड्स ईस्ट। लेकिन किसी सेकंड स्टूडेंट का कहना है कि उसके वेक्टर का डायरेक्शन किधर शो कर रहा था, टुवर्ड्स वेस्ट। सॉरी, फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन किधर शो कर रहा था, टुवर्ड्स वेस्ट शो कर रहा था। इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स, सॉरी कंफ्यूज नहीं होंगे हम, लिख लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, फर्स्ट बच्चा आया, फिर से ध्यान से समझना इस एग्जांपल। एक बच्चा आया, उसने बोला कि सर मेरा वेक्टर ये है, ये मतलब एरो है, और ये एरो क्या शो कर रहा है, वेक्टर शो कर रहा है। तो उसने कहा कि सर इसको नल वेक्टर में कन्वर्ट करना है मुझे। मैं बोला ठीक है बेटा, इसकी मैग्नीट्यूड आप क्या कर दो, 0 कर दो। तो जब किसी एरो का मैग्नीट्यूड 0 करोगे तो वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, पॉइंट के फॉर्म में आएगा। दूसरा बच्चा आया, वो बोला कि सर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करना है, 0 करना, नल में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला कर लो, उसने भी कर दिया। तो देखो दोनों बच्चों के डायरेक्शन क्या आ गए, अलग अलग आ गए। एक का किधर आ गया, टुवर्ड्स ईस्ट आ गया, दूसरे का किधर आ गया, टुवर्ड्स वेस्ट। थर्ड ने वर्टिकली अपवर्ड लिया तो उसका वर्टिकली अपवर्ड हो गया, यानी नॉर्थ। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे अगर डायरेक्शन ले लिए तो एक पॉइंट पर बहुत सारा डायरेक्शन हो गया, और सबका डायरेक्शन क्या है, सही है। उसके रिस्पेक्ट में सबका डायरेक्शन क्या है, सही है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए, और साथ ही साथ उसके बहुत सारे डायरेक्शन हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। और इसका फिजिकल मीनिंग भी मैं समझाता हूं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन में लिख लेता हूं, और कैसे ये फिजिक्स में यूज होता है उसको मैं सिखाता हूं बच्चों। देखिए 0 वेक्टर और नल वेक्टर का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। व्हेन magnitude of vector, when magnitude of vector become 0, ठीक है, 0 and direction of null vector is arbitrary या इनडिटरमिनेट, आर्बिट्री या इनडिटरमिनेट, then these types of vector is known as null vector। ठीक है बच्चों, कोई भी ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है,
और उसकी डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है बहुत सारे पॉसिबल डायरेक्शन, बहुत सारे पॉसिबल डायरेक्शन। या इनडिटरमिनेट का मतलब होता है कि मैं उस डायरेक्शन को, कोई अगर डायरेक्शन साउथ कहता है तो दूसरा नॉर्थ कहता है तो तीसरा कुछ और कहता है, तो उस टाइप के डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट या आर्बिट्री कहते हैं। तो इस टाइप के डायरेक्शंस जिन वेक्टर्स का होता है आर्बिट्री टाइप्स या इनडिटरमिनेट टाइप, और मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 होता है, उस टाइप्स के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल समझो, मान लो एक पॉइंट, इस पॉइंट पर बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकते हैं। कैसे, देखो मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और वेक्टर ये है, और इन सभी वेक्टर्स को किस में कन्वर्ट करना है, नल वेक्टर में। तो देखो ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड में क्या कर रहा हूं, 0 कर रहा हूं, तो इसके हिसाब से डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, टुवर्ड्स ईस्ट होनी चाहिए, ठीक है भाई। इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड को मैंने 0 कर दिया, तो इसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, इस नल वेक्टर की। इसको मैं 0 कर रहा हूं, इसके हिसाब से इधर आ जाना चाहिए। इसको मैं 0 कर रहा हूं तो इसके हिसाब से ऊपर की तरफ। इसको मैं 0 कर रहा हूं तो इसकी वजह से क्या आ जाना चाहिए, टुवर्ड्स वेस्ट। यानी एक पॉइंट पर बहुत सारे डायरेक्शन अगर पॉसिबल हों और उसकी मैग्नीट्यूड एक पॉइंट की कितनी होती है, 0 होती है, उस टाइप के वेक्टर को क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब फिजिकल मीनिंग समझो। बेटा आप लोग क्लास 9th में या पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक छोटा सा एग्जांपल ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे मैं बता रहा हूं। मान लो बच्चों कि एक स्टूडेंट है, वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और ऐसे ऐसे घूमते घूमते कहीं पॉइंट बी पर पहुंचे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और डायरेक्शन कैसा होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। यानी इस एग्जांपल का डायरेक्शन तो टुवर्ड्स डाउनवर्ड हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट ये। ठीक है, अब सोचो कि यहीं पे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। ये फर्स्ट ले लिया, सेकंड लेता हूं। मैं कहता हूं कि एक बच्चा किसी प्लेग्राउंड में दौड़ रहा है, या यहां बताता हूं बेटे ऊपर, ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। एक बच्चा पॉइंट ए से दौड़ना शुरू किया और पॉइंट ए पर ही आकर के रुक गया। तो इसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, ये जो ए बच्चा है, समझना आप इस बात को, ए से चला और दोबारा ए पर ही आकर के रुक गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, आप क्या बोलोगे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉय या दिस स्टूडेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन में कितना हो गया, 0। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये कैसा वैल्यू आया, नल वेक्टर का। यानी एक बच्चा किसी सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर आकर के रुक गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, 0 हो गई। और डायरेक्शन उसकी कुछ भी हो सकती है, कोई भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, नल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, नल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, या आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट किस टाइप की है यहाँ पे, नल वेक्टर में। अब दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो ये मार्कर का कैप है, वेलोसिटी के बारे में आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा बच्चों। मान लो कि बेटा यहाँ से एक इस कैप को मैं फेंकता हूँ, तो किसी एक टॉप मोस्ट पॉइंट पर जा करके ये जो कैप है ऊपर जाकर के कुछ एक माइक्रो सेकंड के लिए रुकता है, फिर नीचे आता है। समझ में आ रही है? अगर किसी पॉइंट के लिए अगर वो ये जो मार्कर का कैप है वो जाकर के रुकता है और दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई।
अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, नल वेक्टर कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो नल वेक्टर का मतलब फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए और बहुत सारी डायरेक्शंस हो जाए, तो उस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। अब नेक्स्ट एक और हम लोग छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर ओवर करेंगे। देख, नल वेक्टर हम लोग समझ गए कौन से वेक्टर होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो और डायरेक्शन क्या हो, बहुत सारी पॉसिबल डायरेक्शंस हो, तो उन वैसे टाइप के वेक्टर को क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। अब देखिए अब एक और बात समझो, निगेटिव वेक्टर्स किसे कहते हैं, ठीक है, निगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं। देखो बेटा, एक्चुअल में ये क्या है, ये सभी नोटिफिकेशंस, ये सभी टाइप्स, ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए ये सारी चीजें समझाया हमने। निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, निगेटिव वेक्टर हम किसे कहते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो बट अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो दोनों हो तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव वेक्टर कहते हैं। सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को याद हो तो मैं a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी वेक्टर लिखा था। माइनस बी का नोटिफिकेशन क्या होता है, माइनस बी का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे समझिए। उसी माइनस बी वेक्टर को क्या कहते हैं, निगेटिव वेक्टर कहते हैं। कोई भी वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए बट मैग्नीट्यूड सेम रहे, उस टाइप के वेक्टर को क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर। इसका मतलब समझो, मान लो कि एक वेक्टर a है और इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, 10 cm, और मैं कहता हूं कि दूसरा माइनस a वेक्टर बनेगा, ओके, माइनस a वेक्टर आप बनाओ, बताओ, तो आप इसको माइनस 10 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, गलत है। अगर माइनस a वेक्टर में कहा और माइनस 10 सेंटीमीटर अगर आप लिख दिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। माइनस a वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड तो अभी भी सेम रहेगी, कितना, 10 सेंटीमीटर, कितना बच्चों, 10 सेंटीमीटर, बट डायरेक्शन क्या हो जाए, a के रिस्पेक्ट में अपोजिट हो जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं, निगेटिव वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निगेटिव वेक्टर। अगर मान लो कोई एक वेक्टर दिया गया है और उसका निगेटिव पूछा जा रहा है तो ओनली डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता, सेम मैग्नीट्यूड रहता है। बात समझ में आया? अब आप कहोगे कि सर निगेटिव वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर में डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या थे कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट थे और इनकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो सकती थी, अलग अलग। बट यहाँ पे निगेटिव वेक्टर में ध्यान रखना, इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, निगेटिव वेक्टर की सेम होनी चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, एग्जांपल आप लोग बना लेना। निगेटिव वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट डायरेक्शन। और याद रखना ये इक्वल वेक्टर के जस्ट अपोजिट है। देखो इक्वल वेक्टर में सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यहां पे सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हुआ? रिलेट कर पा रहे हो आप? तो इसको रिलेट करना, ठीक है। अब एक और बात समझो, एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर कहीं पे दिया गया है, यहां पर भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहीं पे दिया गया है, मान लो, समझो इसको समझाएंगे, लिखाएंगे नहीं इसमें कुछ खास।
देखिए एग्जांपल से समझो, मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर दिया गया है a और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो अगर आप कभी भी a वेक्टर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर लिखते हैं तो दिस इज रॉन्ग। सॉरी, यहाँ a वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी थी 15 सेंटीमीटर। अगर आपने वेक्टर a इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर लिखा तो ये गलत है। क्यों गलत है भाई? यहाँ पे तो आपने वेक्टर लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है 15 मैग्नीट्यूड लिखा है। एक तरफ आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो और दूसरी तरफ आप वेक्टर लिख रहे हो, क्या ये दोनों इक्वल होगा? नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखने का तरीका क्या है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। जब कभी भी किसी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड दिखाना है तो हमेशा किस में दिखाओगे? मॉड में दिखाओगे। मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस, जो भी उसकी मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, ये छोटी सी बात, क्योंकि बच्चे गलत करते हैं इसलिए मैंने ये आपको बताया। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप लोगों को मैं फ्री वेक्टर के बारे में बता दूंगा और एक लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में बता दूंगा, क्योंकि लोकलाइज्ड वेक्टर का खूब ज्यादा रोटेशन में यूज होता है। और साथ ही साथ एक यूनिट वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे नल वेक्टर इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से एक यूनिट वेक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर